मैं शैतांशु शेखर द्विवेदी आज आपके बीच में टेंस की हम आज दूसरी कक्षा आपको पढ़ाएंगे। दूसरी कक्षा पढ़ाने से पहले आपको थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं कि हमने आपको पिछली कक्षा में टेंस बताया था कि टेंस होता क्या है। क्रिया के करने के समय को हम टेंस कहते हैं। फिर से आज जान लीजिए, क्रिया के करने के समय को हम टेंस कहते हैं, अर्थात टेंस को हिंदी में हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। काल हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, यानी कि जो काम हो रहा होता है, यानी कि जो हम कर रहे होते हैं उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जो काम हमारा बीत चुका होता है, जिस वाक्य से यह पता चले कि यह काम हो चुका है, तो उसे हम पास्ट टेंस के तहत समझेंगे। पास्ट टेंस का अर्थ होता है भूतकाल। और तीसरा हमारा आता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस मतलब होता है भविष्यकाल। जैसे कि जो काम हमारा आने वाला होता है, भविष्य में करने के लिए निर्धारित होता है, उसे हम फ्यूचर टेंस के तहत समझते हैं। अब थोड़ा सा टेंस को पढ़ने के बाद हमने आपसे कहा था कि प्रत्येक टेंस के तहत हम 4 सेंटेंसेस पढ़ेंगे। अफर्मेटिव, AFFIRMATIVE सेंटेंस, SENTENCE। इसी को हम पॉजिटिव के नाम से जानते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस। और इसी को क्या नाम जानते हैं हम लोग, सिंपल, SIMPLE। फिर दूसरा आता है हमारा निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। फिर थर्ड आता है हमारा इंटेरोगेटिव, INTERROGATIVE सेंटेंस। और फोर्थ आता हमारा, अभी इसको हम फिर से समझाएंगे आपको, इंट्रोनिगेटिव, इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पर देखिए कि सेंटेंस हमें टेंस के तहत कितने सेंटेंस पढ़ने, 4 सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य, और सिंपल सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य। यानी कि जिसमें ना नुकुर वाली बात या प्रश्न जैसे शब्द नहीं रहेंगे, वे हमारे सिंपल सेंटेंस कहे जाएंगे, या अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस कहे जाएंगे। ये तीनों नाम एक ही सेंटेंस का है। फिर उसके बाद आता है नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि कभी कभी क्या होता है कि किसी भी बात में नहीं शब्द आता है, ना नुकुर वाली बात आती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, निगेटिव सेंटेंस। फिर आता है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका एक शब्द से बना है, इंट्रोगेट। जैसे कभी कोई मुजरिम पकड़ा जाता है, कोई पुलिस पकड़ती है, तो उसे इंटेरोगेट करती है, इंटेरोगेट। स्पेलिंग हम लोग थोड़ा सा इसका समझेंगे, INTERROGATIVE, इंटेरोगेटिव। इसका शुद्ध प्रोनाउंसिएशन है इंटेरोगेटिव। हम लोग जल्दी में क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव की अगर स्पेलिंग देखना चाहें तो ये बन जाएगी INTROGATIVE, जो कि सरासर गलत है। इसका शुद्ध प्रोनाउंसिएशन है इंटेरोगेटिव। इस बात को हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे। इंटरोगेटिव हम पहली कक्षा में आपको बताए थे कि ये हमारा 2 प्रकार का होता है, सिंपल SIMPLE, और दूसरा हमारा क्या होता है, मोर इंट्रोगेटिव, सिंपल IS और मोर IS दैट मीन्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी कि सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है, सबसे पहले आप लोग जान लीजिए। सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसे
हम सिर्फ हाँ या ना में उत्तर दे लें और सामने वाला संतुष्ट हो जाए। एक तरीका ये पहचानने का है। दूसरा तरीका इसे पहचानने का है, जैसे आप नहीं बोलना चाहते तो सिर को हाँ या ना में हिलाकर आप आंसर दे दीजिए और सामने वाला संतुष्ट हो जाए। या इसका एक तरीका और है कि ये हिंदी में क्या शब्द से शुरू होता है, हिंदी में क्या शब्द से शुरू होता है, ऐसे वाक्यों को सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम कहेंगे। फिर उसके बाद आता है हमारा मोर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मोर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या आता है कि क्वेश्चंस वर्ड इसमें जुड़े रहते हैं और हिंदी में वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द रहते हैं। मोर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के तहत हमारे पास कौन कौन से वर्ड आ सकते हैं। सबसे पहले आप लोग को फेवरेट वाट इज योर नेम जैसे रहता है ना, तो वाट। फिर उसके बाद क्या आ सकता है, व्हेन। फिर उसके बाद क्या आ सकता है, वेयर। फिर उसके बाद क्या आ सकता है, हाउ। फिर उसके बाद हाउ मेनी। फिर क्या आ सकता है, हाउ मच। हाउ मेनी का कितना संख्या गिनने के लिए करते हैं और हाउ मच का भी अर्थ होता है कितना, लेकिन इसका वेट करने के लिए करते हैं। वेट के संबंध में हाउ मच और नंबर काउंटिंग के संबंध में हाउ मेनी का यूज करते हैं। तो ये हमारे 6-7 ठो आपके क्वेश्चंस वर्ड हैं जो कि मोर आईएस इंट्रोगेटिव में यूज किए जाते हैं। ये हमारा हो गया पिछली कक्षा का। अब थोड़ा सा आगे की कक्षा में आज क्या पढ़ना है वो हम लोग पढ़ते हैं। ये हम रिवाइज इसलिए करा दिए ताकि कि रिवाइज के साथ आपका चलता रहेगा तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी आगे जो पढ़ाएंगे, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। अब थोड़ा सा मेन टेंस पर आने से पहले हम एक बात और बताएंगे सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट भी हमें बहुत कंफ्यूज करता है। तो देखिए, इंग्लिश में सब्जेक्ट हमारे 2 प्रकार के होते हैं। इंग्लिश में हमारे सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से, सिंगुलर SINGULAR सिंगुलर, नंबर NUMBER, इसको हिंदी में कहते हैं एक वचन। और दूसरा हमारा क्या है, प्लूरल। हमारे साथ साथ बोलिए PLURAL। बहुत लोग इसको प्यूरल कहते हैं, प्यूरल नहीं होता, प्लूरल। PLU से प्लू, RAL से रल, प्लूरल। नंबर NUMBER, इसका हिंदी होता है बहुवचन, बहुवचन। अब इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आ सकते हैं थोड़ा सा इसको हम जान लेंगे। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं, ही, इसका हिंदी होता है वह। और ही कहाँ यूज करेंगे, मेल रहेगा वह, तो जैसे वह नहाता है, वह खाता है, तो वहाँ पर इसका HE का यूज करते हैं। फिर उसके बाद हमें इसका भी अर्थ होता है वह। ये क्या होता है, फीमेल, इंग्लिश में बोलते हैं फेमनिन। फिर उसके बाद आता है हमारा इट मीन्स यह संकेत के लिए होता है। ये नॉन लिविंग थिंग के लिए हम लोग इट का यूज करते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा एनी वन नेम, यानी कि इसका अर्थ क्या होता है, कोई एक नाम। यानी कि सब्जेक्ट के रूप में अगर एक ही नाम है तो वो आपका क्या होगा, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के तहत समझा जाएगा। अब इसी के साथ हम प्लूरल नंबर सब्जेक्ट को भी पढ़ लेते हैं। आई हमारा प्लूरल नंबर में ही होता है, इसका अर्थ होता है मैं। फिर दूसरा आता है हमारा वी मीन्स होता है हम। फिर उसके बाद आता है यू मीन्स तुम।
फिर उसके बाद है हमारा दे। दे मीन्स वे। फिर मोर देन वन नेम, यानी कि एक से अधिक नाम रहेगा तो वो किसके अंतर्गत समझा जाएगा? प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के अंतर्गत। एक से ज़्यादा मतलब दो, अगर दो भी है तो वो प्लूरल हो गया। दो से ज़्यादा हुआ तो ऑटोमेटिक प्लूरल में ही आएगा। एक से ज़्यादा जैसे ही हुआ वो तुरंत प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के अंदर हो जाएगा। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसके बाद हम आते हैं मेन अपने टॉपिक पर, ये आप कर लीजिए। जो धीमे धीमे कर रहे हैं उनके लिए एक रास्ता हम बता देते हैं कि वो वीडियो को पॉज करके आराम से लिखते रहें। जितना देर उनको लिखना है वो वीडियो पॉज करके आराम से लिखें। अब हम आते हैं मेन टेंस पर। हमने आपको बताया था कि प्रत्येक टेंस यानी कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के चार और प्रकार होते हैं, तो 4 तियाँ 12 हो जाएंगे आपके टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह पास्ट का 4 हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एंड फ्यूचर का हमारा बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहला नंबर हमारा आता है प्रेजेंट। पहले हम प्रेजेंट का पूरा खत्म कर लेंगे, फिर पास्ट पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद फ्यूचर पढ़ाएंगे। अब आप कहोगे कि सर आप प्रेजेंट ही क्यों पहले पढ़ा रहे हो? तो जाहिर सी बात है कि प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल की चीज़ों को समझने में हमें आसानी होती है। तो वर्तमान काल की चीज़ों को पहले हम समझेंगे, फिर उसके बाद भूत की चीज़ों को समझेंगे, फिर भविष्य की चीज़ों को समझेंगे, ताकि पढ़ाई हमारी आसान हो जाए। और नहीं तो आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे आप पढ़ सकते हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट, INDEFINITE टेंस, ये आपका हेडिंग हो गया। तो सबसे पहले आप लोग को स्पेलिंग याद करना होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट। देखिए इंडेफिनिट की स्पेलिंग क्या है? INDE, इसको 2 पार्ट में कर लीजिए। इंडेफिनिट, इंडेफिनिट का अर्थ होता है अनिश्चित काल। इंडेफिनिट, INDE, इंडेफिनिट, FINITE। अगर आपको ऐसे नहीं याद हो रहा तो आप अपने उंगली पर रख सकते हैं INDEFINITE। 10 अक्षर का आपका ये है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 अक्षर का आप अपने उंगली पर याद कर लेंगे। कभी भूलेंगे तो आपको 10 अक्षर पूरे करने रहेंगे, तो इससे आपको जल्दी आसानी होगी याद करने में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो किसी भी टेंस को पढ़ने से पहले क्या करना होता है कि हम उसकी पहचान कर लेंगे। अगर हम किसी की पहचान ही नहीं करेंगे तो हम उसे कितना, उसके ऊपर कौन सा रूल लगाएंगे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, थोड़ी ना, ऐसे थोड़ा को ना होता है। तो किसी चीज़ को सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी होता है। जान पहचान बढ़ाएंगे तभी तो बातचीत आगे बढ़ेगी। बिना जान पहचान बढ़ाए हम बातचीत कैसे शुरू कर देंगे? जैसे आप हमें नहीं जानते, हम आपको नहीं जानते, तो आप कैसे बात करोगे? वहीं जब हमारी जान पहचान हो गई रहेगी, आप देखोगे सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो आप हमसे और पढ़ना चाहोगे। अगर देखोगे कि ऐसे ही है तो काहे कोई पढ़ेगा? जान पहचान, पहले जान पहचान, फिर उसके बाद का काम दूसरा होगा। तो इसी तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट को भी हम लोग जानेंगे। तो पहले इसका पहचान करेंगे कि पहचानेंगे कौन सा वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के तहत आएगा, तभी तो हम उसके ऊपर रूल और फार्मूला लगा के उसका ट्रांसलेशन करेंगे। कि ऐसे ही अपने मन से कुछ भी, ऐसे तो होगा नहीं। तो पहचान इंग्लिश में लिख लीजिए IDENTIFICATION, आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान।
अब देखिए कि कौन से वाक्य आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के तहत रहेंगे, तो उनका ट्रांसलेशन आप ऐसे इस रूल के तहत करोगे। तो पहले पहचान कर लो, जिस, मेरे साथ साथ आप लोग लिखते रहिए और समझते रहिए, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत पढ़ते हैं या समझते हैं। आपको जो अच्छा लगे आप वो लिख सकते हो। तो इस बात को थोड़ा सा दोहराएंगे, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत समझते हैं। यानी कि जिस वाक्य के अंत में, जैसे बच्चे पढ़ते हैं, तो लास्ट में क्या मिल रहा है, ते हैं, तो ये क्या हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट हुआ। ऐसा वाक्य किस में आ गया, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत। तो इसे आप, इस पे कौन सा फार्मूला अप्लाई करोगे, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फार्मूला होगा, रूल होगा, वही आप ऐसे वाक्यों पर, मतलब बच्चे पढ़ते हैं जैसे वाक्यों पर आप अप्लाई करोगे, तो वो वाक्य आपका सेंटेंस ट्रांसलेशन सही होगा। ये आपका पहचान हो गया। अब थोड़ा सा ये जो पहचान है, इस पहचान के अंतर्गत हमारे एक टेंस में हमने क्या बताया था, 4 सेंटेंसेस आएंगे। तो पहला सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत पहचान सेम ही रहेगा। इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहला सेंटेंस। पहला सेंटेंस क्या है, AFFIRMATIVE सेंटेंस। इसका हिंदी क्या होगा, सकारात्मक वाक्य। ठीक, पहचान तो आप पढ़ लिए हो, तो इसका सीधा सीधा रूल जानो। जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में हो तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़कर लिखते हैं। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, FORMULA। सब्जेक्ट SUB शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब,
फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब आप इतना बड़ा लिखो या इसकी जगह आप बस छोटा सा V1 लिख दो। V1 का मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाएगा, प्लस S या ES प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और यहाँ पर फुल स्टॉप रहेगा। अगर फुल स्टॉप नहीं रहेगा तो पूरा का पूरा वाक्य आपका गलत माना जाएगा। कोई नहीं करेगा लेकिन हम जरूर करेंगे। इस पे एक दो उदाहरण देख लेते हैं कि क्या होगा। जैसे मान लीजिए अध्यापक बच्चों को पढ़ाते हैं। अध्यापक बच्चों को पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि वाक्य को पहचानेंगे कि क्या है। ये देखिए हमको सबसे पहले क्या मिल रहा है? ते हैं। वाक्य के अंत में हमको ते हैं जैसे ही मिला तो वो कहाँ का हो जाएगा पार्ट? इसका पार्ट हो जाएगा। फिर दूसरी चीज देखिए, सब्जेक्ट इसमें कहाँ है? पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? अध्यापक कर रहे हैं। तो अध्यापक कैसे हैं? एक हैं कि 10 हैं? अध्यापक यहाँ पर एक हैं, तो ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो जाएगा। बच्चे, बच्चे हमारे क्या हो गए? ऑब्जेक्ट हो गए। पहले यहाँ पर आप छांट लोगे कौन क्या है। वर्ब आपका क्या हो गया? ये हो गया। अब फार्मूले के आधार पर आप इसको यहाँ नीचे फिट कर दो, हो जाएगा। सब्जेक्ट सबसे पहले है तो अध्यापक का क्या होगा? टीचर, TEACHER। पढ़ाते हैं, ठीक। तो टीचर, पढ़ाना का क्या होगा? TEACHES। टीच होगा, ES बाद में जोड़े हैं। ये देखिए यहाँ पर फार्मूला कह रहा है टीचेज स्टूडेंट्स। बच्चों को, बच्चे मतलब चिल्ड्रेन, तो अध्यापक बच्चों को न करके स्टूडेंट्स कर दीजिए आप। यहाँ अगर बच्चों को आपको दिक्कत लग रहा है तो यहाँ छात्रों को लिख दीजिए, छात्रों को, क्योंकि यहाँ चिल्ड्रेन्स लिखने में अच्छा नहीं लग रहा है। स्टूडेंट्स, टीचर टीचर्स स्टूडेंट्स, ये आपका सिंपल सा हो गया। जैसे दूसरा अगर हम कहें, राधा खाना पकाती है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया। खाना क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। पकाना क्या हो गया? ये आपका वर्ब हो गया। तो आप इसे इसके आधार पर बैठा दो। सब्जेक्ट हमारा क्या है? राधा। राधा की स्पेलिंग RADHA। फिर उसके बाद सब्जेक्ट के बाद V1 दे रहा है, तो पकाना को कहते हैं इंग्लिश में COOK। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो कुक्स हो जाएगा, और खाना का क्या होगा? FOOD। अब ये हो गया। आपको एक होमवर्क दे रहे हैं। आपको क्या वाक्य दे दें? बच्चे शोर करते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, ते हैं आपको मिल रहा है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। आप इस पे देख सकते हो, फार्मूले पर आप इसको बैठा लोगे और खूब आराम से आपका हो जाएगा।